तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन कार्यक्रम बीते कई वर्षों से आप तक कृषि जगत की तमाम जानकारियां पहुंचाता आ रहा है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। आज की कड़ी में सबसे पहले हम आपको बताएंगे विज्ञान और किसान के बारे में, उसके बाद जानकारी देंगे कृषि स्टार्टअप की और अंत में दिखाएंगे आपको फार्मिंग इंडिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात विज्ञान और किसान की। हमारे किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हां, कृषि विज्ञान केंद्र से न सिर्फ किसानों को तमाम नई नई जानकारियां मिलती हैं, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है। इसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र के वाशिम जिले के करदा कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में, जिसके माध्यम से किसानों को रोजगार मिल रहा है। तो आइए जानते हैं किस तरीके की भूमिका ये कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के जीवन में निभा रहा है। करदा कृषि विज्ञान केंद्र ने 2016 में किसान उत्पादक कंपनी यानी एफपीसी की स्थापना की और नाम रखा ऋषिवत किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड, जिसे संक्षेप में आरएफपीसीएल कहा जाता है। करदा केवीके का उद्देश्य दरअसल प्रौद्योगिकी हस्तांतरण क्लब का गठन करके गोद लिए गांवों में सामूहिक दृष्टिकोण से काम करना था। वाशिम जिले की कुल ग्रामीण आबादी 9,85,000 है और इसमें से करीब 3,85,000 की रोजी रोटी मुख्य रूप से खेती से जुड़ी है। कुल जोत भूमि में से लगभग 22% जमीन के मालिक सीमांत और 37% लघु किसान हैं। कम जोत की वजह से ये किसान आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं कि मूल्यवर्धन, उत्पादन प्रौद्योगिकी और बेहतर विपणन व्यवस्था को अपना सकें। नीति आयोग ने वाशिम की पहचान महत्वाकांक्षी जिले के तौर पर की है। ये बात यहाँ के किसानों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है और उनकी तरक्की का रास्ता खोलने वाली भी। दूसरी ओर नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से वाशिम जिले में एक फसल परियोजना चल रही है। इसके अंतर्गत कृषक हित समूह यानी एफआईजी बने हैं और उनसे बहुत से किसान जुड़े हैं। इनमें से 750 से अधिक किसानों को आरएफपीसीएल में शेयर धारकों के रूप में सम्मिलित और समायोजित किया गया है। दरअसल वाशिम के किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। उनके पास न तो उन्नत किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीज थे और न ही खेती की तकनीकी जानकारी। इनके लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाना, कृषि आदानों की समय पर उपलब्धता, विस्तार सेवाओं और बाजारों तक पहुंच भी मुश्किल थी। इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आरएफपीसीएल ने शेयर धारक किसानों को प्रमाणित बीज उत्पादन के गुर सिखाना शुरू किया। यही प्रमाणित उन्नत बीज आरएफपीसीएल के लिए लाभदायक व्यवसायिक उद्यम बनकर उभरा। व्यवसायिक गतिविधियों के अलावा आरएफपीसीएल ने पिछले कई साल के दौरान 3,000 से भी ज्यादा किसानों को अच्छी कृषि विधियों के लिए प्रशिक्षित किया है और शेयर धारक बीज उत्पादकों को अपनी खपत के लिए पर्याप्त बीज का उत्पादन करने और दूसरे किसानों को बेचने में सक्षम बनाया है। कंपनी कुल लाभ का लगभग 50% हिस्सा किसानों को देती है। कंपनी ने नजदीकी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले किसानों को भारी मात्रा में बीज उपलब्ध कराए हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान तो किसानों की मांग को पूरा करने के लिए आरएफपीसीएल ने बीजों की होम डिलीवरी भी शुरू की। साथ ही किसानों के लिए दूसरे महत्वपूर्ण कृषि आदानों और मृदा परीक्षण सेवाएं भी उपलब्ध कराई।
तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से करदा कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से किसान उत्पादक कंपनी का गठन किया गया और किसानों तक रोजगार पहुंचाया गया। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब बात करते हैं इस माह के कृषि कैलेंडर के बारे में, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कि माह के अनुसार कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका ध्यान रखना हमारे किसानों के लिए जरूरी है। क्या सलाह है विशेषज्ञों की, आइए देखते हैं कृषि कैलेंडर में। यह मौसम चारा फसलों जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार आदि फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है। अच्छी पैदावार के लिए चारा फसलों की उन्नत किस्मों का चयन करें। अच्छी चारा उपज के लिए स्वस्थ एवं निरोग बीज का चुनाव अवश्य करें। किसान भाई बुआई से पहले बीजोपचार का कार्य अवश्य कर लें। इसके लिए थीरम यानी बाविस्टीन की 2.5 ग्राम मात्रा का प्रयोग 1 किलोग्राम बीज के लिए करें। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा, बने रहें हमारे साथ। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और अब बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए ननादरो बी मारक से, जो कि मेघालय के किसान हैं और इन्होंने जैविक रूप से काली मिर्च का उत्पादन किया है और अन्य किसानों के लिए ये उदाहरण बन गए हैं। जी हाँ, मेघालय की बात करें तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसान जैविक खेती करते हैं और तमाम नई तकनीकों का इस्तेमाल कर लाभ ले रहे हैं। ऐसे में अन्य किसान भी उनसे सीख ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के कामयाब किसान की कहानी कृषि स्टार्टअप में। नानादरो बी मारक जैविक खेती के तहत काली मिर्च की खेती करते हैं। इनका घर त्रिकिकिला ब्लॉक, पश्चिम गारो हिल्स जिले, मेघालय की धुंध भरी पहाड़ियों में बसा है। जैसे ही कोई उनके परिसर में प्रवेश करता है, उसे तेज हवाओं के साथ काली मिर्च के पेड़ों और मसालों की सुगंध आती है। इन्हें 1980 के दशक में अपने ससुराल से 5 हेक्टेयर खेत विरासत में मिले थे, जिसमें इन्होंने काली मिर्च के लगभग 3400 पेड़ लगाए। नानादरो बी मारक 61 वर्षीय वेस्ट गारो हिल्स के एक अग्रणी किसान हैं। इन्होंने पहली बार किरामुंडा किस्म की काली मिर्च लगाई, जो मध्यम आकार की होती है। इन्होंने 10,000 रुपए की लागत से खेती शुरू की थी, जिसमें इन्होंने करीब 100 पेड़ लगाए। साथ ही इन्होंने हर गुजरते साल में पेड़ों की संख्या भी बढ़ाई। अपने क्षेत्र के किसानों के विपरीत जाकर इन्होंने खेती में हानिकारक रसायनों से फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की और नुकसान से बचने के लिए इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल विकल्प का चुनाव किया। शुरुआती दिनों में संसाधनों की कमी के बावजूद जंगलों और वहां की जमीन की अहमियत को समझते हुए खेती करनी शुरू की और हार न मानते हुए आगे बढ़ते गए। राज्य कृषि और बागवानी विभाग की मदद और अपने अथक प्रयासों से इन्होंने जिला के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद की है। इनके द्वारा उपजाई गई काली मिर्च की मांग दुनिया भर से है। नानादरो मारक ने जैविक विधि से काली मिर्च की खेती कर मिसाल कायम की है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बागान से 2019 में 17 लाख रुपए की लागत अर्जित करके नया मुकाम हासिल किया है। यही कारण है कि भारत सरकार ने नानादरो बी मारक की खेती के क्षेत्र में की गई कड़ी मेहनत और लगन को देखते हुए इनकी सराहना की है। साथ ही 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नानादरो बी मारक को जैविक विधि को बढ़ावा देने और देश के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया है। इस भाग में हम आपको बताएंगे समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में, जिसका प्रदर्शन हाल ही में आयोजित किए गए कृषि मेले में किया गया।
इस मॉडल के माध्यम से किसानों को समझाया गया कि कैसे वो पारंपरिक खेती के साथ ही साथ इससे जुड़े हुए व्यवसायों को अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं और खेती किसानी को और लाभकारी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इस मॉडल के बारे में विशेषज्ञ का। खासतौर पर जो यहाँ की थीम है इस मेले की, आत्मनिर्भर किसान, क्या आत्मनिर्भर किसान बनाने में इस मॉडल का कोई रोल है? हाँ, ये आपने सही कहा है कि इस मेले की जो इस बार थीम है वो है आत्मनिर्भर किसान। अब ये देखना है कि आत्मनिर्भर कैसे होगा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले तो आवश्यकता है कि किसान के जो परिवार के लोग हैं उनके लिए उचित खाना मिले, खाने के साथ साथ उनको पोषक तत्व वाला खाना मिले, फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति वो सुधार हो। उसमें कैसे सुधार होगा? जब हमारा रोजगार, किसान का रोजगार बढ़ेगा और उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने संस्थान में यहाँ पर 2 मॉडल बनाए हुए। एक मॉडल बनाया हमने 1 हेक्टेयर का, जो स्मॉल यानी कि छोटे किसानों के लिए है, और दूसरा मॉडल हमने बनाया है 0.4 हेक्टेयर का, जो सीमांत किसानों के लिए है। क्योंकि हम ये मॉडल किस किस्म के किसानों के लिए और बताएंगे क्या है? ये हमने छोटे किसानों के लिए बनाया है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में के लिए। इसमें हमने एक औसत निकाला है कि किसान का जो परिवार है, औसतन 5 परिवार के सदस्य होते हैं, उनके 1 साल के लिए जो अनाज की कितनी आवश्यकता है, दलहन की कितनी आवश्यकता है, तिल की कितनी आवश्यकता है, और उसके अलावा फल और सब्जी उसकी कितनी आवश्यकता होती है, और जो पोषक तत्वों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि एक परिवार को लगभग 110 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रोटीन 1 साल में चाहिए। इन सब को बातों को ध्यान में रखते हुए हमने 1 हेक्टेयर जमीन को 8 कंपोनेंट्स में, विभिन्न 8 घटकों में बांटा है, जिसमें फसल उत्पादन है, सब्जी, फल उत्पादन, इसके अलावा हमारे पास डकरी है यानी कि बत्तख पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, और फिर डेयरी, और डेयरी के अलावा हमने बायोगैस प्लांट भी है। तो इस तरीके से हमने एक ऐसी योजना बनाई है जिससे कि किसान जो बाजार से जो सामान, जो इनपुट जो खरीदता है खेती के लिए, उस पर कम से कम निर्भर हो। क्योंकि फार्मिंग सिस्टम में क्या है, फार्मिंग सिस्टम में एक घटक दूसरे घटक से इंटरलिंक्ड है। मान लिया जैसे हमने फसल पैदा की, फसल से किसान को अनाज भी मिलेगा, और अनाज के साथ साथ दलहन भी मिलेगी और चारा भी मिलेगा। चारे के लिए हमने यहाँ पर गायें रखी हुई है, दुग्ध उत्पादन है, तो चारे को गायें खाएंगी। उसके अलावा गायों से हमको गोबर और गौमूत्र मिलेगा, जबकि एक गाय औसतन 1 साल में लगभग 30 से 40 कुंटल गोबर दे देती हैं। इसके अलावा 2000 से 2500 लीटर जो गौमूत्र हो जाता है। अगर हम इनकी पूरी निकालें तो एक गाय से लगभग 50 से 55 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है जी, गोबर और गौमूत्र के रूप में। अब इस गोबर को हम जो बायोगैस प्लांट है उसमें प्रयोग करते हैं, और बायोगैस अगर एक गाय का जो 20-25 किलो औसतन जो गोबर हो जाता है, उससे बायोगैस प्लांट चलाएं तो लगभग 3 घंटे चल जाता है। उस बायोगैस प्लांट से किसान को जो उसके घर की आवश्यकता, खाना बनाने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाती है। इसके अलावा वो लाइट का भी काम कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, इसमें एक घटक दूसरे घटक से जुड़ा हुआ है, जिससे कि किसान की बाजार पर निर्भरता कम से कम हो, उसको बाजार में कम खर्च करना पड़े, और यदि खर्चा कम होगा तो उसकी आमदनी बढ़ेगी। तो अभी आपने जाना समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के बारे में और इसके किस तरीके के लाभ हमारे किसानों तक पहुंच सकते हैं। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी कृषि दर्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। कृषि क्षेत्र और किसानों के उत्थान के लिए 10,000 FPO की सौगात दी गई, जिसको अब 1 साल पूरा हो गया है। इसी उपलक्ष्य में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 साल पूरे होने पर वर्षगांठ मनाई गई। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। हमारे देश में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में जब ये किसान अकेले खेती करके अपनी उपज को बाजार में ले जाते हैं तो उन्हें इसका ना तो वाजिब दाम मिल पाता है और ना ही किसी आपदा की स्थिति में समुचित सहायता। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए किसान समूह बनाए जाते हैं, जिन्हें किसान उत्पादक संगठन या FPO कहा जाता है। इसी सुविधा को बनाए रखने के लिए किसानों की हितैषी सरकार ने 10,000 FPO की सौगात दी थी, जिसका वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि 10,000 FPO बनने वाला परिवार खेती किसानी को तो आगे बढ़ाएगा ही, व्यावसायिक रूप के साथ साथ देश में सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। भारत जो कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है, वो नए भारत, ये सक्सेसफुल FPO की स्टोरी से नया भारत हमारी नए कृषि इतिहास को लिखेगा, उसी ऐसी मेरी पक्की श्रद्धा है। क्योंकि आज ही जो हमारे किसानों की समस्या है, जैसे हमारे फिगर्स बता रहे हैं कि हमारा रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, सो अभी उत्पादकता हमारी समस्या नहीं है। हमारी जोत कम होने के बावजूद भी हमारा उत्पादन तो रिकॉर्ड उत्पादन की ओर जा रहा है। और अभी हमारा समस्या है मार्केटिंग का, और थोड़ा बहुत है वो उसमें अपने इनपुट्स वगैरह में और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने में थोड़ी रुकावटें हमको देखने को मिल रही है। जैसे कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का प्रावधान प्रधानमंत्री जी ने किया है, वो भी लागू हो गया है। तो इनके साथ साथ ये जब किसान इकट्ठा होके खेती करने का मंसूबा बना लेंगे, मैं मानता हूं कि ये इसमें असली सक्सेस का रहस्य बनेगा। किसान समूहों के रूप में संगठित होकर बड़ी ताकत बनेंगे, जिससे कृषि के क्षेत्र में बदलाव होना लाजमी है। इस दौरान राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने भी अपने विचार रखे, साथ ही FPO के संबंध में जानकारी भी साझा की, जिसके तहत लघु, सीमांत एवं भूमिहीन किसानों को FPO से जोड़ने से किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए उनकी आर्थिक क्षमता एवं बाजार संपर्क बढ़ाने में सहायता मिलेगी। और आज लगभग 2250 हमारे FPO का रोड मैप हमने तैयार किया कि भविष्य के अंदर हम बनाने वाले हैं, इस जो इनको दे दी गई है। तो मैं सोचता हूँ कि ये FPO प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और ये जो लक्ष्य ले रखा है कि 2022 तक किसानों की इनकम हमें डबल करना है। और मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि अगर 10,000 FPO जो जब हमारे ग्राउंड पर उतर जाएंगे और सभी FPO संचालित होंगे, उसके बाद मैं सोचता हूँ कि दुगना ही नहीं, हम कई गुना आगे बढ़ जाएंगे। और जो किसान के लिए जो हम कहते थे कि किस उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नौकरी को फायदे पसंद करते थे, वो आज इसका उल्टा हो गया, नौकरी की ओर भाग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो अवसर आ चुका है कि हम किसानों को एक व्यापारी किस तरह से बना सकते हैं। FPO को लेके बहुत उत्साहित है। इस समारोह में नए FPO के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया।
किसान और कृषि के क्षेत्र को लगातार फोकस में रखते हुए सरकार की तरफ से तमाम नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं ताकि किसान और प्रगति की राह पर बढ़ सके और आत्मनिर्भर बन सके। आपको बता दें कि हाल ही में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बजट प्रावधानों के कार्यान्वयन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा इसमें, आइए जानते हैं। आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा। हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स, एक्सपोर्ट क्लस्टर्स, इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी। गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे, ऐसी स्थिति की तरफ हमें बढ़ना होगा। अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है, लेकिन उनका विस्तार करना, उनके सामर्थ्य को बढ़ाना, ये आज समय की मांग है, बहुत जरूरी है। जब प्राइवेट सेक्टर की ये भागीदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा। हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी न किसी रूप में की जा रही है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे, बल्कि उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं। हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो। साथियों, देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई, कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले, इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं। हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा, युवाओं को जोड़ना होगा। कृषि जगत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई। आइए जानते हैं इससे जुड़ी विशेष बातों के बारे में। कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार कटाई उपरांत प्रबंधन तंत्र को मजबूत कर रही है। इसके लिए लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष का ऐलान किया था। ये रकम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से ऋण के तौर पर दी जानी है। आम किसानों के अलावा प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी, विपणन सहकारिता सोसाइटी, कृषि उत्पादक संगठन, स्वयं सहायता समूह, बहुउद्देशीय सहकारिता सोसाइटी, कृषि उद्यम और स्टार्टअप इसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। 2 करोड़ तक के कर्ज पर ब्याज में 3% तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ये योजना फिलहाल 10 साल के लिए है, यानी 2020-21 से 2029-30 तक 1 लाख करोड़ की रकम 4 साल में जारी की जाएगी। पहले साल 10,000 करोड़ रुपए और फिर अगले 3 वित्तीय वर्षों में 30-30 हजार करोड़ रुपए। भारत की 58% जनसंख्या की रोजी रोटी का दारोमदार कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों पर है। कटाई उपरांत सही बुनियादी ढांचा न होने की वजह से 15 से 20% उपज बर्बाद हो जाती है, जबकि दूसरे देशों में ये आंकड़ा 5 से 15% है।
कृषि अवसंरचना कोष का उद्देश्य ऐसे ढांचे का विकास है जिसमें किसान अपनी उपज बिना बिचौलिए के सीधे बेच सके और कटाई के उपरांत उनकी फसल में बर्बादी भी कम हो। इससे निश्चित तौर पर उनकी आमदनी बढ़ेगी। कृषि अवसंरचना कोष ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होना है। साथ ही प्रसंस्करण इकाइयां भी इसका लाभ उठा सकती है। प्रसंस्करण से फसलों का मूल्य वर्धन होगा और भंडार गृहों के निर्माण से किसान को अपनी फसल रोक कर रखने में मदद मिलेगी। फसल को रोकने का फायदा ये होगा कि बाजार में जब भी बेहतर भाव होगा तब वो फसल बेच सकेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। जी हाँ, इस भाग में हम आपको तमाम अलग अलग कृषि ऐप्स के बारे में जानकारी देते हैं ताकि हमारे किसान इन ऐप्स को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकें और इनसे तमाम जानकारियां प्राप्त कर सकें। तो आइए जानते हैं कि आज किस मोबाइल ऐप के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये ऐप किसानों की कृषि जगत और खेती से जुड़ी शंकाओं का समाधान करता है। इस ऐप से किसानों को मौसम से जुड़ी जानकारी प्राप्त होगी, जिससे वो अपनी फसल में सभी जरूरी कार्य मौसम के अनुरूप कर सकते हैं। सरकार और कृषि वैज्ञानिक समय समय पर ऐप के जरिए नई प्रौद्योगिकियों की सूचना प्रदान करते हैं। पूसा कृषि मोबाइल ऐप किसानों के हित में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित की गई है। फसल की नई किस्मों के बारे में, कम संसाधनों में खेती, संरक्षित खेती और कार्य व्यवहार के साथ साथ कृषि मशीनरी और उनके प्रयोग से संबंधित सूचना किसानों को उपलब्ध होती है। और अब बात करते हैं मौसम आधारित कृषि सलाह के बारे में। आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शनिवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई स्थानों पर बारिश की संभावना। शुक्रवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कई जगह बरसेंगे बादल। शनिवार को पंजाब में कहीं कहीं बारिश की संभावना। शुक्रवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश संभव। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान। शुक्रवार को असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार। शनिवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा संभव। शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना। और आइए नजर डाल लेते हैं मंडी भाव पर। देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है जिंसों के मंडी भाव। गुजरात की जम्मूसर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं मेघराज मंडी में गेहूं का भाव 1,500 रुपए से 1,725 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की व्यावर मंडी में गेहूं के सौदे 1,600 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। गंगापुर सिटी में गेहूं का मंडी भाव 1,515 रुपए से 1,590 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लालसोट मंडी में गेहूं का भाव 1,560 रुपए से 1,639 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में गेहूं का मंडी भाव 1,750 रुपए से 1,790 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हल्दौर मंडी में इसके सौदे 1,650 रुपए से 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। लखीमपुर मंडी में गेहूं का भाव 1,640 रुपए से 1,720 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अब समय हो गया ट्विटर प्लेट का, जिसमें हम आपको जानकारी देते हैं कृषि संबंधी ट्वीट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं आज क्या है ट्विटर प्लेट पर। कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि कृषि दर्शन में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं, हमारे किसान इन सभी जानकारियों का जरूर लाभ उठाएंगे। दीजिए इजाजत। कृषि दर्शन के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।